छीना उसको मैंने विपुल बार, विपुल माने अनेक बार, ब्राह्मणों को दान कर दिया, शिवंश में दे दिया, भगवान शिव के अंश में दे दिया, मंदिरों को दान दे दिया ना। मात पिता ही जन सोच बस करे से महिष, कहा कि तुम्हारे माता पिता की चिंता के कारण अरे राजकुमारों मैं तुमको छोड़ रहा हूं, अन्यथा अन्यथा गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, नहीं तो ये जो मेरा फरसा है ना, अगर इसको शक हो गया कि गर्भ में पलने वाला अर्भक, अर्भक माने बच्चा, अर्भक मतलब गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर दुष्ट पैदा होगा तो मैं उस पर भी रहम नहीं करता हूं, उसको भी मार देता हूं। मैं ऐसा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। तो क्या क्या बोला अपने बारे में? लक्ष्मण ने कहा कि बार बार आप अपनी प्रशंसा खुद किए जा रहे हो, नहीं मन भरा तो कुछ और बोल लो। अभी आपका पेट नहीं भरा है, मन पूरा नहीं हुआ है तो और बोल लो। अरे जो सचमुच में वीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान खुद नहीं करते हैं, दुनिया उसकी बखान करती है। होना तो ये चाहिए ना, लेकिन आप क्या है कि अपनी वीरता का बखान खुद कर रहे हो। ठीक है, आगे लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। अब देखो लक्ष्मण ने क्या कहा कि वीर योद्धा कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, पहला। दूसरा कि युद्ध भूमि में जाके वो अपनी वीरता अपनी बातों से नहीं दिखाते बल्कि अपने कर्मों से दिखाते हैं, युद्ध कौशल से दिखाते हैं। आप तो बार बार डरा रहे हैं, अपना वीरता का बखान करके हमको धमकाना चाह रहे हैं, तो धमकी देने का काम कौन करता है? कायर करता है। कौन करता है? जो वास्तव में वीर होते हैं वो धमकियां नहीं देते हैं, वो कहते हैं जत गर्जत तत बरसत नहीं, जो गरजता है सो बरसता, और जत बरसत तत गरजत नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है, वो सीधा मार के चल देगा कि नहीं। वो इतना अपना फोकसबाजी नहीं करेंगे, हम तुमको चीर देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे, वो ऐसा नहीं करेगा, वो सीधे चीर फाड़ उजाड़ के चल देगा कि नहीं। तो वही कहना है कि जो सच्चे वीर होते हैं, जो सच्चे वीर योद्धा होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते और वो अपनी वीरता युद्ध कौशल से दिखाते नहीं। दूसरे में जो वीर होते हैं वो धीर प्रशांत होते हैं, वो गंभीर होते हैं, वो उग्र नहीं होते हैं, उनकी वीरता उनके अंदर में होती है, ऊपर से वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, और जो छिछले लोग होते हैं, ओछे लोग होते हैं, वही बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं कि ताकि दुश्मन डर से भाग जाए। तो यहां भागने वाला दुश्मन कोई नहीं है, डरने वाला दुश्मन कोई नहीं है। समझ में आई बात? तो लिख लोगे इसको। दूसरा कहता है, छठा प्रश्न कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। अब देखो इसमें विचार करो, साहस और शक्ति परशुराम में भी है, और साहस और शक्ति लक्ष्मण में भी है, और साहस और शक्ति राम में भी है। ठीक है, लेकिन विनम्रता ना तो लक्ष्मण में है ना परशुराम में है, केवल राम में है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि इतने पराक्रमी होने के बाद भी परशुराम को जनक की भरी सभा में हंसी का पात्र बनना पड़ा। नहीं, क्यों? विनम्रता के अभाव में। जबकि ना तो उनके पास शक्ति कम है ना साहस कम है, दोनों में से किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, कमी है तो क्या है? विनम्रता का अभाव है। विनम्रता का अभाव होने पर अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, साहसी है, तब भी वो समाज में हंसी का पात्र बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें धैर्य नहीं होता है। विनम्र नहीं रहेगा तो वो किसी भी चीज में धैर्य, वो उग्र हो जाएगा तुरंत। और जैसे ही कोई पराक्रमी व्यक्ति उग्र होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नहीं, पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप गुस्से में जब आ जाओगे ना, बहुत क्रोध में, तो आपका दिमाग जो काम करेगा वो सही काम नहीं करेगा।
क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है क्या? नहीं। उस समय आप किसी को मारोगे या मरोगे तो दोनों नुकसानदेह है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने निर्णय कैसे लिया? क्रोध में लिया, और क्रोध में बुद्धि सही काम नहीं करती है, वो उग्र हो चुकी है ना, वो उग्र हो चुकी है, वो जलाएगी, वो राख कर देगी आपको। तो यही चीज है कि परशुराम उनके पास शक्ति भी है, साहस भी है, लेकिन विनम्र नहीं है वे, इसीलिए हंसी के। और दूसरे में लक्ष्मण में भी देखो, इनके पास भी साहस है, शक्ति है, लेकिन परशुराम के साथ वो धैर्य धारण नहीं कर पाए, वो भी उग्र हो गए, और समाज के लोगों ने इनके व्यवहार को भी पसंद नहीं किया। जब ये फरसा उठा लेते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं कि सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, तो इसमें तो तुम्हारा गलती है, तुम एकदम गलत आदमी है ना। जिसके चलते झगड़ा बढ़ जाए तो समाज उसको क्या कहेगा? नहीं यार, तुम झगड़ा छुड़वाने आया कि और आग में घी डालने आया? छुड़वाने वाले को तो कम से कम शांत होना चाहिए ना। है अब हम छुड़ाने जा रहे, हाँ मार 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 उसको, मारो, बहुत बदमाशी करता है। तो छुड़ाने गए हैं कि और लड़ाई बढ़ाने गए? ये क्या है? वो छुड़ा सकेगा नहीं, उसको विनम्र होना चाहिए। लेकिन वही देखो, तीसरा उदाहरण लो, राम। राम क्या है? उनके पास साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन साथ साथ विनम्र भी है। जब देखते हैं कि लक्ष्मण की बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ते ही जा रहा है, लखन उतर आहुति सविस और भृगुबर कोप कृषाणु, उनके आग में जब घी पड़ रहा है तो धधक रहा है और धधक रहा है। तो बढ़त देख जलसम वचन, जब देखा कि बहुत बढ़ गया है तो वो जल के समान शीतल वचन, विनम्र वचन बोले रघुकुल भान। तो वो ऐसा वचन बोले जिससे उनका क्रोध क्या हुआ? शांत हो गया। दूध उफान में है और नीचे से और आग लगा देंगे तो दूध क्या होगा? शांत होगा? नहीं, उसमें तब क्या होगा? 2 बूंद ठंडा पानी डाल दो, उफान बैठेगा कि नहीं? प्रकृति का तो ये नियम है ना। तीनों का उदाहरण देना इसमें, किसका किसका? दिखाना है कि राम में शक्ति, साहस के साथ विनम्रता है, इसीलिए वो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे गए। समाज आज भी उनकी पूजा करती है कि नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, ठीक है। वो शील के साक्षात प्रतिमूर्ति थे ना, मर्यादा के साक्षात, विनम्रता के साक्षात मूर्ति थे वो। उन्होंने कहीं अपनी विनम्रता खोई नहीं। जबकि एक देखो, घटना दुर्घटना सबके जीवन में आता है, होती है कि नहीं? उनके जीवन में क्या कम दुर्घटना हुई है? लेकिन उन्होंने कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ा। वो उसी आदर्श व्यक्तित्व को तो यहां प्रस्तुत किया गया है कि राम एक आदर्श व्यक्ति थे, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। उनको भगवान नहीं, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, मर्यादा को पालन में, है ना। तो अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखो, भाव स्पष्ट कीजिए में स्पष्ट समझ लो। अभी प्रश्न आया भी था, इस कविता का भाव लिखिए, लेकिन हमारा जो बोर्ड में क्वेश्चन आना है वो आप जान रहे हो कि 5 नंबर का प्रश्न आता है, भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और वो 2 रहेगा, कितना रहेगा? 2 में लिखना कितना है? 1। क्लियर? आप समझ लो, 2 प्रश्न आएगा भाव स्पष्ट करने के लिए, और उसमें लिखना कितना है? 1 लिखना है। भाव स्पष्ट होता क्या है, जिसको हम लोग शुरू दिन ही आके समझाए थे कि काव्य सौंदर्य को 2 रूप में बांटा गया है। कितने रूपों में? 2। काव्य सौंदर्य को 2 रूप में बांटा गया। एक को कहते हैं भाव सौंदर्य, क्या? भाव सौंदर्य। और दूसरे को कहते हैं शिल्प सौंदर्य। क्या कहते हैं? शिल्प सौंदर्य, ठीक है।
इसको कहते हैं भाव पक्ष, भाव, और इसको कहते हैं कला पक्ष। क्या है ये? कला पक्ष। ये बाहरी रूप है, ये आंतरिक रूप है। इसमें दो चीज प्रमुख है, एक होता है अर्थ और दूसरा है मूल भाव। क्या होता है? मूल भाव। और इसमें जो होता है वो है भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। ठीक है। तो इसमें मूल क्या है? भावार्थ जब लिखने आएगा तो भावार्थ माने भाव, अर्थ और भाव। भाव का मतलब मूल भाव, उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है ना। जैसे शुरू दिन भी बताए थे कि आपके पास किताब है, कोई दोस्त आ गया मांगने के लिए, तो जरा हिंदी वाली किताब दो, तो अरे हिंदी वाली किताब, अरे यार वो तो रखा गया है छत पर है, तो जरा खोज के दो, चलो हम भी खोजने में सहयोग करते। अरे नहीं नहीं नहीं, लगता है किसी दोस्त को दे दिए। कौन दोस्त को दिया? लो फोन करो, है ना। अब कौन दोस्त को दिए याद नहीं है यार, तो अच्छा दो चार को फोन करो, कोई तो बोलेगा, है ना। तो लगता है ना कि परसों गए थे हम एक दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए, वहीं छूट गया, उसको भी पता नहीं होगा। मिला जुला के क्या कहना चाह रहा है कि हम किताब नहीं देंगे, नहीं। तो अर्थ अलग अलग है, दोस्त को दे दिए, कहीं छूट गया, लगता है छत पर रख दिए, ये सब अर्थ है, ये सब क्या है? लेकिन उसमें मूल भाव एक ही छिपा हुआ है कि ये किताब देना नहीं चाहता है। बात समझ में आई? तो उसी तरह से पहले कोई भी पंक्ति है तो उसका अर्थ होता है, और उस अर्थ के पीछे लेखक या कवि कुछ कहना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है, तो वो कहलाता है मूल भाव। वो क्या कहलाता है? और दोनों मिल के बनते हैं भावार्थ, दोनों मिलके। तो इसमें क्या जोड़ना है? अर्थ लिखने के लिए पहले आपको प्रसंग जोड़ना पड़ेगा कि कहां से ली गई है पंक्ति, है ना। है तो पंक्ति ली गई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, जिसके कवि का नाम है तुलसीदास। ये प्रसंग जुड़ गया, है ना। शिव के धनुष को राम ने तोड़ दिया, इससे परशुराम बहुत क्रोधित थे और उन्होंने भरी सभा में आकर लोगों से यह प्रश्न किया कि शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो पूरे सभा के लोग मारे जाएंगे। तो उसी पर वो बार बार लोगों को धमकाते हैं। बिहसी बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए लक्ष्मण बोले मधुर वाणी में, मीठी वचन में ना। अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनिवर आप तो महा घमंडी लोग व्यक्ति, बहुत वीर है लेकिन घमंडी हैं। आप बहुत वीर हैं लेकिन घमंडी हैं। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, चाहे तो रावण फूकी पहाड़ू। क्या आप अपनी फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? तो ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ जो लिखा हुआ वही अर्थ में वाक्य में बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो अर्थ, है ना। यानी परशुराम के बार बार राजाओं को धमकाने पर लक्ष्मण हंसते हुए मीठे वचन में उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर आप बहुत बड़े योद्धा तो हो, लेकिन आप में बहुत घमंड है, नहीं है। आप बार बार लोगों को फरसा दिखाकर डरा रहे हो। आप क्या चाहते हो कि फूक के पहाड़ उड़ाना चाहते हो, है ना। यानी आप अपनी धमकी से सबको भगाना चाहते हो। ये क्या हुआ? अर्थ हुआ। ये क्या हुआ? मूल भाव क्या है? मूल भाव है कि वे परशुराम के घमंड को चूर करना चाहते हैं। नहीं, परशुराम में जो घमंड हो गया था कि मैंने क्षत्रियों को मार दिया, सहस्त्रबाहु को मार दिया, तो मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, इसी का जवाब उन्होंने व्यंग में दिया
कि जो वास्तव में वीर होते हैं वो बार बार ऐसे किसी का जिल्लत नहीं करते हैं, इतना धमकाते डराते नहीं है। ऐसा करना उचित ये वीरों का लक्षण नहीं है। आप जो कर रहे हो वो वीरों का लक्षण नहीं है। ये कवि को यही बताना, ये क्या है, मूल भाव है कि उनका जो व्यवहार है सभा में, किनका, परशुराम का, वो समाज के अनुकूल नहीं है। कोई भी आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो पूरे समाज को चैलेंज नहीं कर सकता है। क्या कोई भी आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो पूरे समाज को चैलेंज नहीं कर सकता है। और परशुराम ने वही गलती की। तो अगर कोई ऐसा करता है तो समाज में उसके चैलेंज का जवाब देने वाला जरूर कोई खड़ा हो जाता है। आप जैसे ही घमंड दिखाओगे, जिसको हिम्मत है आ जाओ, तो कोई हिम्मत दिखा देगा, और हिम्मत छोटा आदमी दिखा देगा तो वो दरपिया आके आपको जवाब देकर चला जाएगा, कि नहीं? होता है कि नहीं? मतलब यही चीज है कि जब परशुराम ने पूरे सभा को चैलेंज कर दिया, पूरे सभा को कह दिया कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसको ये समाज बाहर करे, और ना तो वो समाज को छोड़े, नहीं तो पूरे समाज के लोग मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाओगे। तो ये क्या हुआ, पूरे समाज को चुनौती है ना? इसी पर उन्होंने कहा कि आपका ये स्वभाव उचित, ये वीरोचित स्वभाव नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। आप तो फूंक में पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी बोलते बोलते आप कहां तक बोल दिए ये आपको समझ में, आप किसको बोल रहे हैं। समाज कोई मामूली चीज नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? मूल भाव समझ गया। अब किसी कविता का भावार्थ लिखने दिया तो क्या करना है, पूरी कविता के अर्थ के साथ उसका मूल भाव, यानी उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है ना, वही मूल भाव है। वो जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो दोनों मिलके क्या हो गया, अर्थ और मूल भाव मिलके क्या कहलाता है, भावार्थ। क्या कहलाता है, भावार्थ। इसी को हम लोग आशय स्पष्ट भी कहते हैं, इसी का नाम है। उसमें भी अर्थ के साथ मूल भाव जोड़ा जाता है, उसमें थोड़ा सा अपना जोड़ना पड़ता है कि आप लेखक या कवि की बातों से कहां तक सहमत हो। अगर सहमत हो तो क्यों, और अगर असहमत हो तो क्यों, दोनों जोड़ना पड़ता है, तो आशय स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर? दूसरी पंक्ति है, यहां कुंभड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहां कोहड़े का कोई बतिया, बतिया माने चिच्ची नहीं है, जो तर्जनी, इस उंगली को कहते हैं, जो तर्जनी उंगली को देख के डर से मर जाती है ना। देख कुठारू सरासन बाना, कहा कि आपके पास मैंने धनुष बाण और कुठार मतलब फरसा देखकर मैंने सोचा था कि आप कोई वीर योद्धा होंगे, है ना, लेकिन वैसा नहीं है। आप तो फूंक मार रहे हो, आप तो अपनी वीरता का बखान खुद कर रहे हो, आप तो धमकी दे रहे हो। ये वीरों का लक्षण नहीं है। यानी लक्ष्मण यहां जवाब देते हैं कि आपने हम लोगों को मामूली समझा, पूरे समाज के लोगों को मामूली समझा, ऐसी बात नहीं है। कोई इतना भी डरपोक नहीं है कि आप जो जो अत्याचार करेंगे समाज उसको सहते जाएगी, कभी ना कभी आपका विरोध होगा। और आगे तो कह ही दिया था कि हम लोग भी आपसे कम, और दूसरी पंक्ति में उसी का ना जवाब है कि हम भी सोचे थे कि आप धनुष बाण रखते हो, फरसा रखते हो, इसलिए आप भी पराक्रमी व्यक्ति हो, लेकिन आप तो केवल धमकी देने वाले व्यक्ति लग रहे हो, फूंक मारने वाले व्यक्ति, अपनी बखान करने वाले ना, है? तो ये उचित नहीं है। उसी का जवाब है इसमें, ऊपर की पंक्ति का जवाब नीचे की पंक्ति में। ठीक है,
इसमें लक्ष्मण ने अपनी बातों से परशुराम को जवाब दिया है, और लक्ष्मण की बातों से कवि ने जवाब दिया है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति पूरे समाज को चुनौती देता है तो समाज में ही कोई व्यक्ति उसको जवाब दे देता है, उसका तिरस्कार करता है। ठीक है, आगे पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य। अब देखो, इसी का नाम भाषा सौंदर्य है। भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? अवधि भाषा। रस, वीर रस। छंद, चौपाई और दोहा दोनों है, दोनों का प्रयोग हुआ है। अलंकार, उपमा भी है। अनुप्रास तो हर जगह है। विपुल बार, बी 2 बार आया। बालक बोली बधाओ नहीं, तो बच्चा समझ के मैंने तुमको नहीं बोला, तो बा आ रहा है, तो अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। उपमा का प्रयोग हुआ है ना। उत्प्रेक्षा का यहां कुम्हर बतिया को नाही, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। तो कई अलंकारों का प्रयोग है। गुण कौन सा है? ओज गुण। क्या? और शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि सारी बातें व्यंग में की गई है, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर प्रस्तुति है यहां। तो ये सब भाषा सौंदर्य में है। ये सब किसमें आएगा? भाषा सौंदर्य। ये सारा पक्ष भाषा सौंदर्य कहलाता है। समझ गए ना? भाषा लिख लोगे? हाँ, चूंकि देखो हम लोग जितना पाठ पढ़े हैं उसी के आधार पर लिखना है। राम लक्ष्मण, अब तुलसीदास की पूरी भाषा से हमको मतलब नहीं है अभी। यहां हमने केवल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत, और दूसरे में ये भी लिख देना कि इसमें वार्तालाप शैली या संवाद शैली का खूबसूरत प्रयोग किया गया है ना। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। हाँ, भूप, भूप क्या है? भूप मतलब ये संस्कृत का शब्द है, समझे ना। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द जो हिंदी में भी प्रचलित है, तो तत्सम शब्दों का भी बहुत सारा प्रयोग है। ये सारी बातें इसमें लिख देना, हो जाएगा। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो जहां जहां लक्ष्मण की बात आई है वो सब जगह व्यंग किया गया है, नहीं सब जगह व्यंग है। तो कोई भी उदाहरण, अभी कुम्हड़ बतिया वाला ले सकते हो, या ये बार बार हमको कुठारू दिखा रहे हो, क्या फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, ये भी व्यंग में कहा जा रहा है ना। तो ये सब प्रसंग भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार, बालक बोली बधाओ नहीं ते ही, अभी बताया कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। ब एक पंक्ति में एक से अधिक व्यंजन का प्रयोग, माने एक ही व्यंजन का प्रयोग बार बार होए तो वहां अनुप्रास हो जाता है। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोट कुलिस, कुलिस का मतलब होता है वज्र, कोटि मतलब करोड़ों। लक्ष्मण ने कहा कि आपकी बातें जो है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, मारक है। आप तो झूठ मूठ में धनुष बांध रखे हो, आप तो बोलिए से सबको मार देते हो। आपकी जो बातें हैं वो करोड़ों वज्र के समान मारक है, घातक है। हो गया है? हाँ, वो दे देंगे कॉपी। 10 मिनट, 11 बज गया। और 10 बजे, अभी 10 हुआ। ओके, अच्छा, इसमें कोई टिक नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, तुम लोग में ये वाला चैप्टर पढ़ाए थे कि नहीं? 8 नहीं रही है? हाँ, बताओ ना। हाँ, नहीं, उस क्लास में पढ़ा दिए। जरा एक और बच्चा को दे दो उधर। देखो, सभी अपना नाम लिखो जल्दी से। जो बेसी होगा पीछे दो। अच्छा, कुछ लोग ना अभी भी ऑप्शन नहीं लिख रहा है।
बार बार उसको लिख के देना। पीछे दो, पीछे दो। हाँ हाँ, तुलना किया गया ना, जहां तुलना किया गया वहां उपमा। ठीक है, देखो पीछे दो। और है क्वेश्चन में कोई टिक नहीं करेगा। जल्दी इसको मिटा देते हैं, नहीं तो इसका सहारा लेगा तुम लोग। हाँ, हाँ हाँ, इसको नहीं देखो। और एक 4 5 ले 10 11 10 तक था, 10 20 तक है, 10 20 तक है ना। हाँ, सर चौथा नंबर में क्या मारेंगे? यहाँ पे दोनों होगा, दोनों नहीं दिया ऑप्शन में। कैसे नहीं है ऑप्शन में? दोनों नहीं है सर, जैसे दोहा है चौपाई, तो ये दोनों होगा, दोनों भी रहना चाहिए ऑप्शन में। अरे इसमें देखना यार, अच्छा, कहाँ देख रहा है तुम? अकबका जाते हो, क्वेश्चन पढ़ के अकबकाना नहीं, पूरे कविता के बारे में थोड़े पूछ रहे हैं हम। हाँ, समझ में आया? हाँ, मैं जो क्वेश्चन दिया हूं इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। चूंकि जो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें काव्यांश पर आधारित 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए मैं दोनों से 2 प्रश्न डाल दिया हूं। हाँ हाँ, बोलो। कहाँ से लिया? हाँ, कौन सा वो तो तुमको बताना है, हम ही बता दें। मतलब इसी से